ऑयल पेस्टल के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग को। कलरिंग स्टार्ट होगा अब आपका। तो आज लैंडस्केप बताएंगे पहले, लैंडस्केप बताने के बाद से ऑयल पेस्टल का कुछ आपको नॉलेज देंगे। तो अगले क्लास तक या फिर इस बीच में एक और क्लास चल जाएगा, आप लोग जब बोलिएगा तभी। तो उसमें ऑयल पेस्टल का आपको वर्क बता दिया जाएगा, कैसे ऑयल पेस्टल करते हैं। तो ऑयल पेस्टल करने के पहले आपको मार्केट से ऑयल पेस्टल खरीदने होंगे। ऑयल पेस्टल डोम्स कंपनी का भी आता है जो बहुत अच्छा होता है, कैमल कंपनी का भी आता है जो बहुत अच्छा होता है। यही दो कंपनी के कलर जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो सब लोग कोशिश करेंगे ये कलर आप लोग खरीद लेंगे, कुछ टाइम में कलर आपको दिखाएंगे। तो चलिए, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सीनरी। सीनरी होता क्या है, किसी भी दृश्य को या फिर देखने योग्य वस्तु को या फिर देखने योग्य पूरा इन्वायरमेंट को सीनरी बोलते हैं। ठीक है, वस्तु नहीं बोलेंगे, इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, सीनरी बोलते हैं। अब सीनरी में होते क्या है, तो सीनरी में दो ही चीज को माना जाता है। एक तो होता है भूभाग यानी कि जमीन, और दूसरा होता है ओशियन यानी समुद्र या पानी। तो जो जिसमें भूभाग की मात्रा ज्यादा होती है उसको लैंडस्केप बोलते हैं, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होता है उसको सीस्केप बोलते हैं। ये बात समझ में आया? यस सर। यस। ओवरऑल दोनों की बात करें तो दोनों लैंडस्केप के ही अंतर्गत आते हैं, और दोनों चीज सीनरी के अंतर्गत आते हैं। लैंडस्केप के अंतर्गत इसलिए हम रखते हैं कहीं कहीं, क्योंकि पानी भी जो होता है वो जमीन पे ही होता है, वो कहीं दूसरा एरिया में नहीं होता है। लेकिन ड्राइंग की दृष्टि से इसलिए हम अलग कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ सीन बना रहे हैं तो उसमें मिट्टी की मात्रा यानी कि भूभाग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसको लैंडस्केप के अंतर्गत रखते हैं। और जिसमें भूभाग दिखे ही ना उसको सी स्केप कहते हैं, क्योंकि ड्राइंग में तो हम जमीन नहीं दिखा रहे कि समुद्र के अंदर भी कुछ जमीन है, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, तो ऊपरी सतह को ही दिखाते हैं, इसलिए उसको सी स्केप बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप करने के पहले पेज को हमको समझना होगा। जो भी आपका मतलब सरफेस होगा जिस पे आप पेंटिंग करना चाहते हैं उसको समझना होगा। पेज, जिसको आप पेज भी बोल सकते हैं, कैनवास भी बोल सकते हैं। लैंडस्केप के लिए दो तरह के पेज हम लेते हैं। ये पेज जिसको हम बोलते हैं लैंडस्केप तरीका, और ये पेज बोलते हैं जिसको पोर्ट्रेट तरीका बोलते हैं। ये हो गया आपका लैंडस्केप और ये हो गया आपका पोर्ट्रेट। जब भी पेज को हम ऐसे रखेंगे, यानी पूरा ओवरऑल पेज हम रख रहे हैं, यहाँ आपको ऐसे ही समझ में आएगा। जब भी पेज को हम ऐसे करेंगे तो इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट, और जब भी पेज को हम ऐसे करेंगे तो इसको बोलेंगे लैंडस्केप। तो कोई बोला कि लैंडस्केप तरीके से आप इस ड्राइंग को बनाएं, तो हमको समझ जाना है कि पेज को हमको इस डायरेक्शन में लेना है। और कोई बोले कि पोर्ट्रेट तरीके से इस ड्राइंग को बनाएं, तो आप समझ जाइएगा कोई भी ड्राइंग इस डायरेक्शन, इस कोई भी पेज को इस डायरेक्शन में लेना है। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट आप समझ गए? यस समझे सर। कि नहीं? यस सर। सभी कोई बताएगा? यस सर। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखते देखते समझ जाए, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। अब फिर आते हैं, एक पेज लेते हैं हम, इस पेज को हम बोलेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप शुरू में पढ़े होंगे जिसमें पर्सपेक्टिव के पहले एक लाइन आया होगा, जिस लाइन को हम बोलते हैं होराइजन लाइन। यस सर। यस सर। होराइजन लाइन कितने डिग्री का होता है बताइए लोग? 180। हाँ, 180 डिग्री का होता है। और वर्टिकल्स लाइन 90 डिग्री। 90। सर्कल 360। 360। अच्छा, और ऑब्लिक लाइन कितने होते हैं? बताइए, ऑब्लिक लाइन कितने डिग्री के होते हैं?
सर 45 डिग्री। बस ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री से लेकर और 279, हाँ 79 बोल रहा है, 59, ठीक है। यस सर। यहां से लेकर यहां जिसके बीच में 180 को निकाल दिए हैं और 90 डिग्री को निकाल दिए हैं, तो बाकी जितना डिग्री बचेगी वो सारे ऑब्लिक लाइन होंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फिर यहां हम आते हैं, तो सबसे पहले पेज को बीच से डिवाइड करते हैं। पेज को बीच से डिवाइड कर दिए। अब इस डिवाइड लाइन को बोलेंगे होराइजन। होराइजन को हिंदी में क्षितिज बोलते हैं, और इसी लाइन से बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो होराइजन होता है, होराइजन उसको बोल सकते हैं जहां पे आसमान और धरती दोनों मिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच में एक बॉर्डर खिंच गया है, उसी को होराइजन बोलते हैं। और ये जो होराइजन है, इन्हीं सारे होराइजन पे वेनिसिंग पॉइंट होते हैं। वेनिसिंग पॉइंट याद है किसी को? नहीं याद है फिर ही बताएगा। याद है वेनिसिंग पॉइंट? सर जहाँ पे स्काई और लैंड मीट करते हैं। हाँ, वहां ये भी हम बोल सकते हैं। बस साधारण स्थिति में जानिए कि जो वेनिसिंग पॉइंट होते हैं, वेनिसिंग पॉइंट के पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, और वेनिसिंग पॉइंट के बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप आसमान में हेलीकॉप्टर को देखे होंगे, एरोप्लेन को देखे होंगे, तो आपके सामने, आपके पास जब वो एरोप्लेन होता है तो काफी बड़ा दिखता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वो आसमान में बिल्कुल ऐसे छुप जाता है, बहुत छोटा, दूर होते 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 आसमान में छुप जाता है। वास्तव में वो एरोप्लेन गायब होता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो अपने वेनिसिंग पॉइंट, यानी कि आपके अनुसार जो वेनिसिंग पॉइंट है, उस वेनिसिंग पॉइंट के भी उस पार चला जाता है, जिसके वजह से ये दिखना बंद हो जाता है। अगर उसकी ध्वनि होगी तो ध्वनि आप सुनते होंगे कि आ रहा है ध्वनि, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब वेनिसिंग पॉइंट वस्तु के आकार पे डिपेंड करता है। अगर वस्तु का आकार बहुत बड़ा है तो उसका वेनिसिंग पॉइंट बहुत दूर तक बनेगा। अगर वस्तु का आकार बहुत छोटा है तो उसका वेनिसिंग पॉइंट बहुत मतलब नजदीक तक बनेगा। अब मान के चले कि आपके हाथ में एक मूंगफली का दाना है, और आप उस मूंगफली के दाने को 100 मीटर दूर आप रख देंगे, तो आपको मूंगफली का दाना बहुत छोटा फील होगा, और हो सकता है कि वो दिखे ना आपको। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस यस सर। यस अगर सर। मूंगफली के दाने के बराबर मतलब जगह पे अगर एक फुटबॉल रख देंगे और मूंगफली के पास ही रख देंगे और 100 मीटर की दूरी से आप देखेंगे, तो वो फुटबॉल दिखेगा, दिखेगा ना? यस सर। अब उस फुटबॉल के लिए आपको 1 किलोमीटर दूर रखना पड़ेगा। तो जब 1 किलोमीटर दूर रखेंगे तब वो फुटबॉल हो सकता है कि ना दिखे। तो हम यहां बता रहे हैं कि वस्तु के आकार पे डिपेंड करता है कि उसका वेनिसिंग पॉइंट कहां होगा। बस सीधे तौर पे ये समझेंगे, वेनिसिंग पॉइंट जिसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, और किसी को उसके पहले हम सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो बहुत सारे वेनिसिंग पॉइंट को मिलाने के बाद से ही होराइजन बनता है। होराइजन के जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम जमीन या आपका समुद्र हो सकता है, और होराइजन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को स्काई बोल सकते हैं, आसमान बोल सकते हैं। जब भी इस पूरे पेज को लेंगे और पेज के बाद से हमको होराइजन लाइन खींचने होते हैं, तो हमको सेंटर में नहीं खींचने होंगे, हमको सेंटर से थोड़ा सा नीचे खींचने होंगे। यानी मान के चले कि 70% यहां है, तो यहां पे 30% होना चाहिए एरिया। अब इसका कारण क्या है, क्यों हम नीचे ही लेते हैं, क्यों हम नहीं बीच में ले सकते हैं? तो इसका कारण बहुत आसान है, आप फिर से समझिए। कार्तिकेय
म्यूट करो वॉल्यूम को। यस सर। तो ये हो गया आपका एक लैंडस्केप, और यहाँ से हम एक होराइजन लाइन कर दिए। अब इसका कारण ये है कि हम नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि आसमान के पार्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हमको दिखाने होते हैं। जैसे मान के चले कि हमको माउंट बनाने हैं, तो माउंट तो जमीन से ही स्टार्ट होगा, लेकिन उसका आधा से अधिक पार्ट क्या होगा, आसमान की तरफ होगा। ठीक है। अब अगर पेड़ की बात करें, अगर पेड़ हमको बनाना है तो पेड़ अगर बहुत करीब से बनाते हैं तब तो कुछ ही पार्ट उसका दिख पाएगा। अगर बहुत दूर पेड़ दिखाते हैं तब तो पूरा पार्ट उसका दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि क्यों Yes, sir. आसमान का पार्ट ज्यादा Yes, लेते हैं। मान के चले कि हम इसमें बना रहे हैं आसमान का पार्ट, तो यहां से बनाएंगे तो क्या होगा, माउंट मेरा कट जाएगा, कट गया। ट्री अगर हम यहाँ ही बनाते हैं, यहाँ से ही बनाते हैं, तो ट्री भी कट जाएगा। यहाँ से बनाएंगे तो और ट्री कट जाएगा। यानी कि इस एरिया में हम आसमान के पार्ट को बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस एरिया में हम काफी आसानी से दिखा सकते हैं। इसलिए नीचे का पार्ट 30% ले सकते हैं और ऊपर का पार्ट 70% ले सकते हैं। अब ड्राइंग पे भी निर्भर करता है कि हमको दिखाना क्या है। अगर किसी को लगे कि नहीं, जमीन का पार्ट हमको ज्यादा दिखाना है, आसमान के पार्ट को नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे ना, ठीक उल्टा कर लेंगे। 70% जमीन के पार्ट को कर लेंगे और 30% आसमान के पार्ट को कर लेंगे। लेकिन ऐसे ड्राइंग तब आते हैं जब आप बिलो द आई लेवल देखते हैं। बिलो द आई लेवल पता है आप लोग को? सर जब Below the eye level. ऊपर से जब देखते हैं तब। हाँ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, जैसे मान के चले कि आप एरोप्लेन पे हैं और एरोप्लेन से आप नीचे जमीन पे देख रहे हैं, पृथ्वी पे देख रहे हैं, तो आपको क्या सीन दिखेगा, बहुत सारा ऐसे घर दिखेंगे और ऐसा पृथ्वी दिखेगा। ठीक है, मतलब हम तो गोल ऐसे बना दिए, लेकिन गोल दिखेगा नहीं, बहुत ऊपर से, तो आपको चारों ओर जमीन ही दिखेंगे। तो आप इस डायरेक्शन से आप पूरे घर बना सकते हैं। ये छोटा छोटा समझिए घर है पूरा, ये घर है सारा। ठीक है, ऐसे ब्लॉक वाइज कर दे रहे हैं, ये सारा घर है। तो ये बिलो द आई लेवल बनाएंगे। तो बिलो द आई लेवल में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये लैंडस्केप हो गया, और समझिए कि हम छत से या फिर एरोप्लेन से हम देख रहे हैं पूरे घर को। ये सारे घर हैं, ब्लॉक ब्लॉक घर हैं, और बहुत दूर तक जाते जाते फिर ये पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि वो ऊपर से दिखेंगे तो उसमें आसमान वगैरह बहुत कम दिखेगा। हो सकता है कि अगर पृथ्वी यहां तक ऐसे दिखे। चलिए, तो ये एक लैंडस्केप का तरीका हो गया। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, होराइजन कैसे हम बनाएंगे ये। अब इसी को अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेंगे, तो जस्ट इसके बाद हम अगर इसको डिवाइड करना होगा तो ऐसे कर लेंगे। यहां से भी आप बना सकते हैं। सर पेज थोड़ा साइड में हो गया है। अब ठीक है, हाँ आप सही। तो ये होराइजन हो गया, यानी कि 30% इधर और 70% इधर। ये पोर्ट्रेट तरीका हो गया। तो ये तरीका आप लोग समझ गए ना, कहाँ से हम डिवाइड करेंगे। बीच से हमको बस Yes, नहीं sir. डिवाइड करना। Yes, sir. अब आगे हम आते हैं। चलिए, जब भी आपको लैंडस्केप बनाने होंगे, चाहे जब भी आप सोचते हैं कुछ सीनरी वगैरह बनाएं, तो आपके दिमाग में हमेशा वैसे चीज आने चाहिए जो नेचर में ऑलरेडी हैं, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया।
तो जो नेचर में ऑलरेडी है उसमें क्या क्या हो सकता है? तो माउंट हो सकते हैं, जमीन हो सकते हैं, स्काई हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ये सारे नेचर में अवेलेबल है जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है। तो अगर अगर सबसे पहला अगर नंबर देंगे तो नेचर में जो होंगे उनको हम पहला नंबर देंगे, यानी कि उनको पहला लिस्ट में रखेंगे। दूसरा लिस्ट में क्या रखेंगे? जैसे इंसानों द्वारा निर्मित जो ऑब्जेक्ट है, जैसे घर हो गया, ब्रिज हो गया, इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे मतलब अ, कपड़े सुखाने वाले हो गए, कपड़े धोने वाले हो गए। इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग बताइए क्या क्या लिस्ट में लिया जा सकता है बनाने के लिए? सब लोग कुछ कुछ बताएं ना। बताइए लोग। सर माउंट, क्लाउड, ट्री, यही सब। हाँ चलिए, माउंट ले लिए, क्लाउड ले लिए, ट्री ले लिए, और नदी। सब लोग अपना अपना योगदान दे। रिवर। रिवर, चलिए रिवर। और कुछ है? झोपड़ी, आदमी, पक्षी, चलिए, पशु। हार्ट, और स्काई। मेन, वेल। बर्ड्स, स्काई। स्काई हो गया, एनिमल, कुआं। स्काई, कुआं, और कुछ है दिमाग में? वैक्यूम। क्या? सर गाड़ी। व्हीकल्स। हाँ। व्हीकल्स में सब आ जाएंगे, बाइक, बाईसाइकिल, सारा। फॉल। चलिए, इतने सारे चीज हो गए। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए कि अब बस इसको अरेंज करना है। तो इसमें हम जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट पे एक एक बना सकते हैं ड्राइंग, आपस में अरेंज करके। दूसरा चीज कि एक अगर लैंडस्केप हम बना लेते हैं, एक लैंडस्केप में जितना आप ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल किए, उन्हीं ऑब्जेक्ट को फिर हेर फेर करके आप दूसरा लैंडस्केप बना सकते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट को हेर फेर करके तीसरा बना सकते हैं। मतलब एक ही चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आप 10 प्रकार के लैंडस्केप बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि अगर एक ही चीज आप सीख लेते हैं तो उससे आप 10 प्रकार के लैंडस्केप बना सकते हैं। वो हम बताने जा रहे हैं। तो जब भी आप लेआउट करेंगे तो लेआउट हमेशा बैकग्राउंड से होता है। जब भी लेआउट सर करेंगे पेज तो लेआउट साइड हो हमेशा, गया। हाँ, आप सही है। जब भी हम बैकग्राउंड करेंगे, सॉरी, करते हैं, सबसे पहले बीजी हम करते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड करते हैं, बैकग्राउंड से हम फोरग्राउंड की तरफ आते हैं, और जब भी हम फाइनल ड्राइंग करते हैं वो फोरग्राउंड से बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। याद रखेंगे। अब क्यों ऐसा करते हैं ये आप देख लीजिए। जैसे हमको बना देने हैं माउंट, तब माउंट हमको छोटा एरिया में बनाना है, बस इतना, ठीक है? अब माउंट के बाद हमको क्लाउड भी दिखाना है, तो क्लाउड इस एरिया में हम दिखा दिए। ये लेआउट है। उसके बाद से ट्री है, तो ट्री अभी नहीं दिखाते, हम रिवर दिखाते हैं। तो रिवर कैसे दिखाते हैं? तो माउंट से रिवर आया हुआ है, ये रिवर जो है ना इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर से आ रहा है, ठीक है? ये रिवर दिखा दिए। रिवर के बाद से हम ट्री दिखा रहे हैं, तो ट्री कुछ इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। अब देखिए, हमने क्या किया था, पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, तो बैकग्राउंड में मेरा क्लाउड आ रहा है, तो क्लाउड के ऊपर हम आसानी से चला सकते हैं क्योंकि ये मेरा लेआउट है।
समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, रिवर हो गया, ट्री हो गया। अब आते हैं झोपड़ी। तो देखिए झोपड़ी कैसे बना देंगे, कहाँ बना देंगे, तो जब कुछ ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे हम दिखाएंगे, यानी कि उनके द्वारा बनाए हुए और ऑब्जेक्ट को हम दिखाएंगे, तब जाकर यहाँ पे झोपड़ी हम बना सकते हैं। तो उनके द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो यहाँ पे ब्रिज बना देंगे सबसे पहले। तो ब्रिज बनाने के लिए यहाँ से यहाँ एक लाइन कर देंगे। ये लेआउट ही है, ये ब्रिज हो गया। फिर यहाँ पे हम एक टीलानुमा स्ट्रक्चर बना देंगे, ताकि घर जब भी होता है खासकर नदी के पास तो हमेशा ऊंचाई पे होता है। अगर ऊंचाई पे नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा फ्लूड आया, यानी कि पानी आया, बाढ़ आया और ये घर चला गया। तो इससे हमेशा ध्यान रखना है, मतलब आपको नेचर को साथ में लेके चलना है। और जब भी आप ड्राइंग करेंगे ना, ये अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये घर बना लिए। एक घर हमेशा नहीं रहेगा, आपस में एक दूसरे के पास मतलब और भी पड़ोसी होने चाहिए। तो ये घर एक और बना देंगे, ठीक है। इधर भी हम दिखा सकते हैं। घर के जस्ट बीच में हम ट्री वगैरह भी दिखा सकते हैं, उसके जस्ट पीछे है और भी ट्री दिखा सकते हैं। चलिए, इसके बाद से कुछ आदमी को दिखाना होगा। तो आदमी कितना बड़ा दिखाएंगे, तो जितना बड़ा इसका गेट है उतना बड़ा। थोड़ा और पास लाएंगे तो आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद से दिखाएंगे कुछ बर्ड्स। तो बर्ड्स हम आसमान में भी दिखा सकते हैं। एनिमल्स भी दिखा सकते हैं। ये जो बता रहे हैं तरीका समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो इंसानों के आसपास ही एनिमल्स होंगे, क्योंकि ये जंगल तो है नहीं कि जिसमें जंगली जानवर दिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम दिखा दिए। चलिए, इसके अलावा एनिमल्स हो गए। व्हीकल्स यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन व्हीकल्स के लिए ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि नदी है तो ये एक बोट दिखा सकते हैं जो नदी के साइड में लगा हुआ है। और भी बहुत कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। कुआं वगैरह तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पानी का सोर्स है, तो कुआं हम नहीं दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा लेआउट तैयार हो गया, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको फाइनल कहाँ से करेंगे बताइए? बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, मिडिल ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, फोरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे? फोरग्राउंड से। और फिर बताएं, क्या फोरग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए? बताइए लोग। जगह है कि सब कुछ सो गए? सर एक बार फिर से पूछिए। पूछ रहे हैं कि ये मेरा लेआउट तैयार हो गया। अब लेआउट तैयार होने के बाद से अब हमको फाइनल ड्राइंग इसको करना है। जैसे लेआउट मेरा तैयार हो गया, अब इसे हम फाइनल ड्राइंग करेंगे। तो क्या फाइनल ड्राइंग करने के लिए बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि फोरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे? सर बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए। और कोई बताएगा? फोरग्राउंड। सर फोर्थ ग्राउंड।
चलिए ठीक है, हाँ फोरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए जब हमने लेआउट किया तो लेआउट बैकग्राउंड से स्टार्ट मैंने किया था ना। तो जब लेआउट बैकग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया था तो आप देखेंगे कि माउंट के ऊपर मैंने ट्री ड्रॉ कर दिया है, इस जमीन के ऊपर मैंने घर ड्रॉ कर दिया है, इस नदी के ऊपर मैंने ब्रिज ड्रॉ कर दिया है, इस क्लाउड के ऊपर मैंने क्या किया है, पेड़ ड्रॉ कर दिया, ट्री ड्रॉ कर दिया। तो अगर फिर हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे तो सारे फिर वही रिपीटेशन होंगे। और जब हम बैकग्राउंड से फाइनल करना शुरू हो जाएंगे तो सारे पेंसिल डार्क चलेंगे। तो इसलिए हमको फोरग्राउंड से स्टार्ट करने होते हैं, जिससे हम फाइनल करते जाएंगे। और जहां पे हमको ड्रॉ नहीं करने होंगे, यानी कि इस एरिया में हमको क्लाउड ड्रॉ नहीं करने हैं, वहां पे क्लाउड हम नहीं ड्रॉ करेंगे। तो फोरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। एकदम दिमाग में रख लेना है कि ड्राइंग कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग बहुत बचता है और ड्राइंग जो हो या पेंटिंग हो वो बहुत साफ सुथरा बनता है। भैया एक सवाल था। हाँ पूछिए। ये जब कलर करेंगे तभी फोरग्राउंड से बैकग्राउंड करना है क्या? नहीं, कलर में कंडीशन अलग होता है। कलर में ये डिपेंड करता है आप कलर कौन सा यूज करती हैं। अगर कलर ओपेक, नहीं लाइट और डार्क कलर नहीं होता है। हाँ। अगर कलर ओपेक होगा तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। अगर कलर ट्रांसपेरेंट होगा तो फोरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। अब ट्रांसपेरेंट में आपका वाटर कलर आ जाता है, ठीक है। तो वाटर कलर में क्या होता है ना, फोरग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड पे स्टार्ट करता है, जैसे मान के चले कि वाटर कलर हमने यूज किया और हमको कलर करना है ये सब सारे चीज ऑब्जेक्ट कलर करने, और हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, तो आपको क्या करने क्या होंगे, आपको ये कलर कर देने हैं और ये एरिया को छोड़ देने हैं। फिर ये कलर करने हैं, ये एरिया को छोड़ देने, माने एरिया को छोड़ते जाना। लेकिन अगर आप ओपेक प्रोसेस आप करते हैं, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके बैकग्राउंड में भी आप पूरा कलर कर दीजिए, इस एरिया को छोड़िए नहीं, पूरा पेंट कर दीजिए। क्योंकि इस कलर के बाद, यानी कि बैकग्राउंड में आप ब्लू कलर लगा दिए, ब्लू कलर के बाद आपको लगे कि इसके ऊपर हमको येलो लगाना चाहिए, तो आप आसानी से येलो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन वाटर कलर में नहीं लगा सकते हैं। एक बार जो कलर बैकग्राउंड में टच हो गया और फोरग्राउंड में वो मिक्स हो गया तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट कलर जो होता है वो फोरग्राउंड से स्टार्ट होता है, और जो ओपेक कलर होते हैं वो सारे बैकग्राउंड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सब लोग देखते जाएंगे कैसे हम शेडिंग भी कर रहे हैं। ये हम जिगजैग लाइन ले रहे हैं और थर्ड टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पास है तो थर्ड टोन दिखेगा। और ट्री का जो मतलब इसका ये होता है, स्किन होता है, वैसे ही रफ होते हैं। तो जिगजैग लाइन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने हाईलाइट भी छोड़ते जा रहे हैं हम। तो हाईलाइट जैसे हम छोड़ रहे हैं, लाइट का डायरेक्शन आपको पता चल जा रहा है, लाइट किस एरिया से आ रहा है। यस सर। छोटे छोटे ब्रांचेस भी दिखा सकते हैं हम। ये अभी जस्ट आगे आप लोग को ट्री भी बताया जाएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक चीज बताएगा, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग बताया गया है। यस सर। किसमें है कॉम्बिंग, पता है आप लोग को? नो सर। स्ट्रोक टोन टेक्सचर के बाद से उसी में आपका आएगा कॉम्बिंग। तो ये कॉम्बिंग हल्का हल्का दे दे रहे हैं।
अब जैसे इस साइड का हो गया, अब इस साइड हम आएंगे। जहां भी आप शेडिंग करेंगे, जो भी चीज बनाएंगे, उसमें आप लाइट का डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखेंगे। वैसे आप जितना ज्यादा बनाइएगा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ पे पानी को दिखाएंगे, पानी का रिफ्लेक्शन। ब्रिज के साइड में जो होते हैं ना, जिससे इंसान इधर उधर ना गिरे, उसको हम बना देते हैं। अच्छा, क्या ब्रिज का इमेज पानी में दिखेगा? यस सर, दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो ऐसे कर लेंगे, हल्का पानी के अंदर करेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का कर लेंगे। और ये जो ऊपर का जो ये इसका डंडी सब निकला हुआ है, उसको पानी में ऐसे ऐसे कर लेंगे। दिख रहा है? बस इतना ही करेंगे ना, तो एकदम पानी थोड़ा सा रियलिस्टिक फील होने लगेगा। अब आते हैं इस घर पे, तो हल्का शेड दे देंगे। ये हम थोड़ा सा स्लो बना रहे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में तो छपा हुआ है कैसे हमको बनाना है, तो फटाफट अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाता है। जब आप लोग 3-4 बार इस चीज को आप बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके बाद तो खुद से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम दूर का बना रहे हैं, उसका टोन कम कर लेंगे। यहाँ पे डार्क कर लेंगे, ये एरिया डार्क कर लेंगे, यहाँ भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। ऐसा डार्क क्यों करेंगे? कोई बताएगा? शेडो। हाँ, ऐसा डार्क इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे छप्पर का कास्ट शैडो यहाँ पे आएगा, शैडो नहीं, कास्ट शैडो। और इस साइड हम ऐसे ही व्हाइट छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ये है, तो ऐसे ही व्हाइट हम छोड़ देंगे। उसके बाद से पूरे घर का कास्ट शैडो नीचे जाएगा, इस आदमी का कास्ट शैडो जाएगा, इस आदमी का कास्ट शैडो जाएगा। जाएगा ना? यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे आप जमीन को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा रफ, क्योंकि हर जगह आप लाइट नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, ये एरिया हमेशा खाली रह जाता है। इस एरिया में क्या करते हैं, हम बहुत दूर तक जंगल बना देते हैं। जंगल बनाने से पहले हम यहाँ पे ये पहले ट्री बना लेंगे। देखिए, इस बीच में जो भी अगर गड़बड़ी हो रही है, आपको लग रहा है जो चीज नहीं समझ में आया है, उसे आप पूछ लीजिए। सर
सर जो टोन होता है दूर का वो हल्का क्यों होता है? हल्का इसलिए होता है कि देखो, जैसे मान के चलो कि ये एक कलर है, ठीक है, रेड यस कलर सर। है, और ये एक कलर है, ब्लू कलर है। तो फिजिक्स में पढ़े होगे कि रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है या तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत लंबा टाइम तक दूर जाता है, ठीक है, और ठीक। ब्लू कलर का जो होता है वो बहुत कम टाइम तक जाता है। इसके बीच में जो कलर होते हैं, जैसे ये रेड और ब्लू इसलिए लिए क्योंकि 7 कलर होते हैं ना इंद्रधनुष में, यस सर। जिसमें एक छोर में होता है रेड और एक छोर में होता है वॉयलेट, वॉयलेट। ब्लू से रिलेटेड। लेकिन इस दोनों छोर के बीच में हरा भी होता है, पीला भी होता है, संतरा भी होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। तो आप यही समझेंगे कि जैसे आपको ये समझना है कि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है और इसका तरंग दैर्ध्य कम है, तो धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य कम होते की तरफ जाएंगे अंदर बीच वाले कलर। अब यहां पे समझेंगे हमने क्यों ऐसा बताया। तो ये है आंख जो इसको देख रहा है, तो रेड का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा था और ब्लू का तरंग दैर्ध्य बहुत कम था। तो इन दोनों के बीच में जो कलर होंगे, ये दोनों के बीच यानी कहने का रेड और ब्लू, कौन हमारी आंखों के पास पहुंच रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड हमारी आंखों के पास पहुंच जा रहा है और ये हमारी आंखों के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से रेड कलर हमको दिखेगा बहुत दूर तक और ये कलर दिखना बंद हो जाएगा। यही कारण होता है कि आसमान के तारे दिखते हैं और बहुत सारे तारे तो दिखते भी नहीं होंगे जो होंगे। मेरी बात को समझिए। रेड कलर का इस्तेमाल हमेशा देखते हैं कि इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, जो टावर लगे रहते हैं उसके ऊपर रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर सिग्नल में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि यही ये कलर है जो बहुत दूर से दिख सकता है, बाकी सारे कलर नहीं दिख सकते हैं। तो जो तारे होते हैं उसमें जो सूरज टाइप के जो होते हैं, जिसमें एकदम, क्योंकि सूरज भी हमारा सबसे नजदीक का तारा है, सूरज एक तारा है, उसी तरह जितने आसमान में है वो सारे तारे जो दिखते हैं वो आग के गोले हैं। तो उसमें रेड कलर प्रोड्यूस होता रहा है, तो रेड कलर हमारे पास आ जाता है और रेड कलर के अलावा जो कलर होते हैं वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ तारे रेड कलर प्रोड्यूस ना करते हो और ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हो, चाहे और भी दूसरे कलर प्रोड्यूस करते हो, ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हो, तो वो हमको दिखते ही नहीं है। लेकिन जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है वो दिखता है। इसका एक ही रीजन है कि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है और ब्लू का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। तो होता क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, कि अपना अपना कलर होता है। इस ट्री का अपना कलर, इस ट्री का अपना कलर होता है, घर का अपना कलर होता है, यहाँ का अपना कलर होगा, यहाँ का अपना कलर होगा। अब इसमें होता क्या है कि जिसका तरंग दैर्ध्य रेड की तरफ होगा, रेड के जैसे होगा, वो तो हमको दूर से दिखाई देगा। लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य ब्लू के साइड की तरफ होगा, उसका तरंग दैर्ध्य, उसका कलर नहीं दिखाई देगा, हमेशा धुंधला महसूस होगा। तो आप पीछे जो भी देखेंगे तो इसमें भी रेड नहीं है, ट्री में भी रेड नहीं है, आसमान में भी रेड नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा कम टोन में दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। जैसे ट्रेन में सफर आप लोग करते हैं, इसका एग्जांपल हम बहुत बार दे चुके हैं। ट्रेन में जब आप सफर करेंगे, चाहे कहीं आप जाएंगे रोड से, तो आप दाएं और बाएं का सीन आप देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो आपको दिखेगा बहुत दूर तक ट्री है, और जो बहुत दूर की ट्री है उनके आगे ऐसा कोहरा छाया हुआ है जिस वजह से ट्री दिख नहीं रहा है, हल्के दिख रहा है। तो वास्तव में वहां पे कोहरे नहीं होते हैं, लेकिन ट्री फिर भी ऐसा लगता है कि ट्री के आगे कोहरा छाया हुआ है। उसका यही कारण होता है कि ट्री का कलर मेरी आंखों के पास नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से वो धुंधले दिखते हैं, हरा के बजाय वो ब्लू दिखते हैं।
आप देखे हैं दूर के ट्री, वो हरा के बजाय ब्लू दिखते हैं, वॉयलेट दिखते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं दिखते हैं। जब आपको कलरिंग बताया जाएगा तभी और चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग समझ गए? Yes, sir. यस सर। अब फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जिग जैग लाइन लेंगे। अब यहाँ पे जिग जैग लाइन इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत पास है, तो कॉम्बिंग यहाँ दिखा सकते हैं, क्लियर क्लियर लाइन। लेकिन ये अब दूर है तो यहाँ पे क्लियर लाइन अब नहीं दिखेगा, तो जिग जैग लाइन लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। No, यहाँ sir. पे थोड़ा सा टोन बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस साइड से लाइट आ रहा है तो इस डायरेक्शन में टोन रहेगा। अब देखिए जैसे ट्री हुआ और ट्री इसके साइड से अगर निकला हुआ है तो ट्री का कास्ट शैडो यहाँ पे पड़ेगा, ये झोपड़ी पे पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम कास्ट शैडो इसका दिखा देंगे। ये नीचे भी कास्ट शैडो इसका दिखेगा पूरे ट्री का। यहाँ पे थोड़ा सा टोन बढ़ा लेंगे। चलिए, तो यहाँ हम फाइनल कर लिए। अब हम यहाँ पे माउंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर्व लाइन से हम सेट कर रहे हैं। माउंट में देखिए, अगर माउंट थोड़ा करीब है आपके तो उसमें हार्ड लाइन दिखेंगे, सॉफ्ट लाइन नहीं दिखेंगे। अगर माउंट बहुत दूर है तो वहां पे हम सॉफ्ट लाइन दिखा सकते हैं। तो ये बहुत दूर है तो यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइन दिखा दिए। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाने हैं, तो बहुत सारे फसल दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे केला का दिखा देते हैं। आप लोग कभी इस साइड के लोग हाजीपुर गए हैं? या फिर देखे हैं कभी ट्रेन से हाजीपुर? यस सर। तो अब सोचिए वो केले का बागान कैसे दिखता है, पूरा भरा भरा दिखता है। यस सर। वही चीज यहाँ हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू दिखाए हैं। यहाँ पे यह बहुत चौड़ा था और बहुत दूर तक गया तो छोटा हो गया। अब इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है उसको हम फर्स्ट टोन से भरेंगे। फर्स्ट टोन से हमको व्हाइट वहां दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे हैं। अब इसी में जो थर्ड टोन हो गए या फिर डार्क लाइन होंगे वो पास वाले वो ट्री को प्रेजेंट करेंगे, और जो फर्स्ट टोन हो गए वो बहुत दूर के ट्री को प्रेजेंट करेंगे। ऐसे आप ऊपर से ऐसे दिखा सकते हैं। जस्ट नीचे थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे। अब इस डायरेक्शन में भी हम दिखा देंगे। अब ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि मेरे माइंड में ये क्रिएट
क्रिएट होते जा रहा है, अपने आप बनते जा रहा है कि अब हम क्या दिखा दे, क्या दिखा दे, क्या दिखा दे। इसी तरह आप लोग को भी सोचना है और ड्राइंग करना है। इस साइड हम ग्रास दिखा दे रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि ये बहुत पास है। वीडियो दिख रहा है? वीडियो रुका नहीं ना था बीच से? रुका हुआ है वीडियो सर। रुका हुआ है अब। हाँ, अच्छा, और पेज भी साइड हो गया है। मेरी आवाज आ रही है ना सिर्फ? यस सर। यस सर। हाँ, अब बस सुनते जाइए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बैकग्राउंड से मैंने इसका लेआउट तैयार किया। लेआउट तैयार करने के बाद से हमको फोरग्राउंड से फाइनल इसको करते जाना था। तो मैंने फोरग्राउंड में सबसे पहले ट्री बनाया। ट्री बनाने के बाद से मैंने घर बनाया, फिर बोट बनाया, फिर ब्रिज बनाया, फिर एक और ट्री बनाया जो जस्ट इसके पीछे है, फिर माउंट बनाए, और फिर केले के बागान बनाए। और सबसे अंत में अगर बनाना होगा तो हमको बनाने होंगे क्लाउड। तो क्लाउड बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए। अब वीडियो ठीक दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे, बस एक ऑब्लिक लाइन लेंगे और स्काई में बस हल्के हल्के शेड करेंगे। आप यहाँ पे स्काई बस वैसे ही व्हाइट छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बना दे रहे हैं ताकि अगर मन भी होगा तो आप बना सकें। बस ऐसे ही क्लाउड के लिए ये लाइनिंग कर लेंगे। कहीं कहीं हम टोन यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो आप बस ध्यान देते रहिए कहाँ कहाँ हम टोन बढ़ाने से। यहाँ पे फिर से दोबारा हम टोन बढ़ा देंगे, इस बोट के पास से टोन बढ़ा देंगे, इस आदमी में टोन बढ़ा देंगे, इस घर में, इस ट्री में टोन बढ़ा देंगे। इस ट्री में टोन बढ़ा देंगे ताकि और क्लियर दिखना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पे घर है तो यहाँ भी हम बांस वगैरह का या बल्ला वगैरह का हम कुछ शेप बना सकते हैं, जिससे गांव वाले को कोई खतरा ना हो। दिख रहा है ये? इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, जिससे गांव वगैरह लोग का खतरा ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस अब सर। जब इस साइड का बनाएंगे हम, तो जस्ट पानी में इसका रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा, मतलब मिरर इमेज। और पानी चूंकि हिल रहा है तो ऐसे ही वेवी लाइन टाइप से ये दिखेगा। इस आदमी का भी इमेज दिखेगा, इस घर का दरवाजे का ऐसा दिखेगा। अब दिख रहा है? कुछ रियल फील हो रहा है ना? यस सर। ड्यू टू पानी की वजह से, पानी का रिफ्लेक्शन की वजह से और कास्ट शैडो की वजह से सारे रियल फील होंगे। अब मान के चलिए कि अगर आपको पोर्ट्रेट तरीके से इसको बनाने होंगे तो कैसे करेंगे? तो ये सारे तो वैसे ही रहेंगे,
बस स्काई का पार्ट ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो मान के चले सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने के लिए आप ये सीन भी ले सकते हैं। ये दिख रहा है ये सीन, सिर्फ ये सीन। यस सर। तो इस तरह आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। सिर्फ ये सीन भी आप बना सकते हैं। बना सकते हैं ना पोर्ट्रेट में। यस सर। यस सर। अगर इसी लैंडस्केप को अगर आपको 3-4 तरीके से बनाने होंगे तो क्या करने होंगे, तो देखिए, एक तो जो ट्री यहाँ है हम इसको इस साइड ट्री कर सकते हैं। जो घर यहाँ है यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ट्री के वजह से घर पूरे छुपे नहीं। माउंट इतना है तो माउंट को और हम बढ़ा सकते हैं। क्लाउड हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो केले का जो दिख रहा है बागान, इसको हम हटा सकते हैं। कुछ दूसरा बागान लगा सकते हैं, जैसे मतलब खजूर वगैरह का भी बागान होता है, ताड़ के पेड़ का भी बागान होता है, तो उस टाइप से भी आप बना सकते हैं। इतने हम बागान नहीं बनाएंगे तो बहुत छोटे छोटे फसल भी बना सकते हैं। छोटे छोटे फसल ऐसे इतना ऐसे होंगे और पीछे डॉट 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 करके बहुत दूर तक वो फसल का इफेक्ट दे देंगे। घर जो है जिसका गेट इस डायरेक्शन से है उसको इस डायरेक्शन से कर सकते हैं। ब्रिज जो बहुत बीच में है उसको या तो इस साइड कर लेंगे या तो बहुत दूर कर लेंगे। ये जो बोट है इस मतलब बोट को अंदर पानी में रख सकते हैं, इसमें कुछ लोग को बैठा भी सकते हैं। मतलब इसी को हेर फेर करके हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे बन जाएगा। ऑयल पेस्टल के बारे में कुछ बता दें। यस सर। तब तक कुछ और प्रॉब्लम हो तो पूछिए लोग। सर हार्ड और सॉफ्ट लाइन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। और कोई क्वेश्चन? और भी कोई क्वेश्चन है? चलिए, ये देखिए, ये हो गया सॉफ्ट लाइन। दिख रहा है ना? यस सर। और ये हो गया हार्ड लाइन। जैसे ये हो गया सॉफ्ट लाइन, और ये हो गया हार्ड लाइन। मतलब इसको देखने से थोड़ा सा मतलब सॉफ्टनेस फील ना हो वो हार्ड लाइन में आ जाएगा, और जिसको देखने में काफी सॉफ्ट फील हो वो सॉफ्ट लाइन में आ जाएगा। तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो काफी सॉफ्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसको क्लियर दिखना शुरू देखेंगे तो वो हार्ड फील हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो बहुत पास से बनाना, जैसे मेटल ऑब्जेक्ट को छोड़ दें या मतलब किसी स्टोन को ले ले, पत्थर को ले ले, उसको टुकड़े को पास से देखेंगे तो काफी रफ दिखेगा ना, लेकिन बहुत दूर से देखेगा तो वो सॉफ्ट दिखेगा, लगेगा मिट्टी का ढेला है। तो आते हैं ऑयल पेस्टल पे। आप लोग को लैंडस्केप कुछ कुछ बना के दिखा देने हैं। यस सर। इसके बीच में ना हो तो हम ऑयल पेस्टल का लिंक आपको भेज देंगे, तो उससे कुछ जानकारी मिल जाएगा। फिर जब हम क्लास लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ऑयल पेस्टल के बारे में आप ये समझिए, ये पुराना ऑयल पेस्टल है। तो ये पूरा ऑयल पेस्टल है। सबसे पहले इसका रैपर हम लोग हटा देते हैं। रैपर हटाने से पहले इस रैपर पे इस कलर का नाम लिखा रहता है, उस नाम को याद रखेंगे। याद रखने के लिए क्या करेंगे ना, पेज पे या ड्राइंग कॉपी पे ये ऐसा बॉक्स बना लेंगे और इसमें ये कलर ऐसे लगा लेंगे।
कलर लगाने के बाद से क्या होगा, जस्ट इसके नीचे इसका नाम लिख लेंगे। जैसे वॉयलेट है तो नीचे हम लिख देंगे वॉयलेट। अब याद रखें ऑयल पेस्टल आपको कैसे खरीदना है, तो वैसा ऑयल पेस्टल जो बहुत नजदीक का बना हुआ हो। ऐसा नहीं 3-4 साल पहले का आप ऑयल पेस्टल खरीद ले या 2 साल पहले का ऑयल पेस्टल खरीद लें। ज्यादा से ज्यादा ऑयल पेस्टल 6 महीना या साल भर का होना चाहिए पैकेट उसका। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑयल पेस्टल में वैक्स का मात्रा बहुत कम होता है, ऑयल का मात्रा ज्यादा होता है। जिसके वजह से ये सर आवाज भी सही से नहीं आ रही और वीडियो भी चली गई। अभी आए। चलो अब आ रही है। यस सर। तो होता क्या है कि बहुत अगर पुराना हो जाएगा तो वैक्स वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन इसमें का ऑयल जो होगा वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से हम कितना भी कोशिश करेंगे वो चलेगा नहीं। जैसे अभी चल रहा है ना, इसमें ऑयल की मात्रा कम हो गई है। अब कोई कोई कलर होगा बहुत ज्यादा चलेगा, जैसे ये देखो, इस और इसमें दोनों में अंतर है ना। यस सर। तो इसमें ऑयल की मात्रा अच्छी खासी है, अभी बची हुई है, लेकिन इसमें ऑयल की मात्रा कम हो गई है, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो नया आप लोगों को कलर हमेशा लेना होगा। कलर सीखने के लिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कलर का यूज कैसे करते हैं ऑयल पेस्टल में। तो ऑयल पेस्टल में इस पूरे कलर के बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं। पेन पेंसिल के तरह कलर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हमको शेड करने हैं तो डायरेक्ट हम कलर को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके हम शेड कर लेंगे एक साथ। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ये सब? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं, पतला से पतला मोटा से मोटा लाइन खींच सकते हैं। तो इस कॉर्नर का इस्तेमाल हम लोग लाइन खींचने में करते हैं, पूरे बॉडी का इस्तेमाल हम लोग कलर फिल करने के लिए करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग कलर को डार्क बनाने के लिए करते हैं। तो इसके पूरे बॉडी से अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसे इससे हम रिलेटेड एक मतलब इसी कलर से एक फ्लावर हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले कलर के बारे में आप लोग का क्लास चलेगा, उसके बाद से इससे ड्राइंग किया जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कलर के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आप लोग को। जैसे इसमें प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होते हैं। तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं, वो 3 कलर हैं रेड, येलो, ब्लू। प्राइमरी कलर कौन से हैं? रेड येलो ब्लू। रेड, येलो, ब्लू। और इन तीनों कलर को जब आपस में मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है, यानी कि रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज बनेगा। करके ही दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया रेड और ये हो गया येलो, दोनों को मिलाए तो क्या बना? ऑरेंज। ऑरेंज। और ये ब्लू नहीं, ये ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू। ये हो गया ब्लू और ये हो गया येलो, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ग्रीन। ग्रीन। और ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा वॉयलेट। दिख रहा है ना? तो प्राइमरी कलर क्या है? रेड है, येलो है और ब्लू है। रेड, येलो, ब्लू। और सेकेंडरी कलर जो मिलके बन जाते हैं वो होता है ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट। तो ये आगे भी हम बता देंगे, कुछ वीडियो का लिंक भी हम भेज देंगे, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा।
अब इसके शेडिंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे हम शेड और कैसे ड्राइंग करते हैं। तो एक यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये दिख रहा है, एक साथ लाइन भी हो रहा है, शेड भी हो रहा है। इस कलर से ऑयल की मात्रा बिल्कुल खत्म हो गई है। ये टूट भी जा रहा है ये। दिख रहा है ये कैसे इजी तरीके से बन गया। यस सर। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, बस कलर करने का तरीका हम बताए हैं, यहाँ फ्लावर हम बताए नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि सबसे पहले तो लैंडस्केप बनाएं, और भी जितने हो सकते हैं उतने वर्क करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब इसके बाद से ऑयल पेस्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल पेस्टल जैसे खत्म होगा फिर आपका ट्री वगैरह आपको बताया जाएगा, सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर आपका स्टार्ट होगा पोस्टर कलर। तो काफी तेजी से आप लोग का भी सिलेबस बढ़ेगा, तो कोशिश कीजिए कि इसे कंप्लीट कर ले, कम से कम लैंडस्केप।